जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आपकी अपने YouTube चैनल रोहतास डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। आइए हम देखेंगे कि हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। पहले हम इसके नाम से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों नामों को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्रति और शतता, पर और सेंट। इसका मतलब ये होता है प्रति यानी कि प्रत्येक, और शत यानी 100 और सत्ता यानी 100 में। आइए इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100 और सत्ता मतलब में। यानी हमें ये पता लगाना है कि प्रत्येक 100 में किसी चीज की वैल्यू क्या है। आइए हम एक एग्जांपल से देखेंगे इसको। जैसे किसी बच्चे के एग्जाम में 40 में से 30 नंबर आ रहे हैं। आपको अगर ये बताना हो कि इसके कितने प्रतिशत अंक आए हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले तो क्या करते हैं, बच्चे की लिखेंगे 30/40 गुना 100 बराबर आपकी जो भी वैल्यू होगी उसे यहां लिख देंगे, जैसे 75। तो ये तो ठीक है, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, पर इस पूरे बात का मतलब आपको अभी तक नहीं समझ में आया। जैसे मैं आपको समझाता हूं। यहां प्रश्न क्या कर रहा था, 40 में से उसके 30 नंबर आए हैं। आपको प्रतिशत अंक बताना है कि प्रतिशत में आखिर कितने आए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। 40 में से 30 नंबर आए हैं, तो प्रतिशत में कितने अंक आए हैं। इसका मतलब कोई 40 में से 30 नंबर ला रहा है, तो प्रत्येक 100 में कितने नंबर लाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो आइए हम इसे देख लेते हैं। 40 में से 30, तो एक में कितना लाएगा ये 30/40। तो 100 में इसके मार्क्स कितने होंगे, 30 गुना 100 बटे में 40 यानी 75%। सॉरी 75%। आइए आपको ये बात समझ में। चलिए आप ये तो समझ गए कि प्रतिशत में हम लोग करते क्या है। एक और चीज देखते हैं कि प्रतिशत की हमें जरूरत क्यों पड़ी आखिर। वैसे भी हमें पता था कि 40 में से 30 नंबर है, तो बीच में इस प्रतिशत की क्या आवश्यकता है। आपका काम तो वैसे भी चल रहा था। चलिए देख लेते हैं आखिर इसकी क्या जरूरत थी। आइए देखते हैं। चलिए मैं आपको एक और प्रश्न लिख देता हूं। जैसे किसी बच्चे के 60 में से 36 अंक आए और एक दूसरे बच्चे के 80 में से 56 नंबर है। चलिए ये रहा हमारा प्रश्न। हमें बताना ये है कि किस बच्चे के अंक अच्छे हैं या फिर किस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ आप एक चीज देखेंगे, एक बच्चे ने 60 मार्क्स वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है और दूसरे ने 80 नंबर वाले एग्जाम में। दोनों एग्जाम अलग अलग है, फिर भी हमें कंपेयर करना है कि इस ए का बी से अच्छा नंबर है या बी का ए से अच्छा नंबर है। तो इसका एक रास्ता ये हो सकता है कि क्यों ना आप ये जो मार्क्स है इन दोनों को बराबर कर ले। वो कैसे कर सकते हैं आप? 60 में 36 आया है ना, आप ये भी देख सकते थे कि 120 में कितना आया है, 240 में कितना आया है। तो आइए इस दोनों को हम लोग बराबर करने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं, ये दोनों तरफ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये कितना हो जाएगा 240 और ये भी कितना हो जाएगा 240। तो कंपेयर करना आसान होगा क्योंकि दोनों एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वो सेम हो जाएंगे। ठीक, देखते हैं इसका कितना हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपको 240 और ये कितना हो जाएगा, इसे देखा जाता है कितना होगा 144। ठीक है, अब इसे देखते हैं हम लोग। ये भी कितना हो जाएगा आपका 240 ही होगा और इसे देखते हैं कितना होगा आपका 168। ठीक, देखा आपने फुल मार्क्स कितने हो गए 240 और 240 और इसके ऑब्टेन मार्क्स यानी इसके लाए हुए मार्क्स ए के अंक कितने हो गए 144। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर एग्जाम 240 नंबर का होता तो ए 144 नंबर लाता और बी कितना लाता, 168 नंबर लाता। यहां से आप ये बता सकते हैं कि इसका नंबर अच्छा है, तो दिख रहा होगा आपको इसने ज्यादा नंबर लाए हैं, यानी इसका एग्जाम अच्छा गया होगा, इसने अच्छा परफॉर्म किया है और इसके मार्क्स थोड़े कम है। तो आपको ये बताने के लिए क्या करना पड़ा, ये जो फुल मार्क्स थे इनको बराबर करना पड़ा। तो ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। क्या करते हैं, अगर हम लोग इसी चीज को 100 में बदलना शुरू कर दें तो क्या होगा कि आप प्रत्येक 100 में वैल्यू निकालने लगेंगे। बस उसी चीज को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि इस बच्चे का कितना प्रतिशत नंबर आया है और इस बच्चे का कितना प्रतिशत नंबर आया है। चीजें कुछ नहीं बदलेंगी, बस यहाँ 240 के जगह पर 100 होगा। ये जो फुल मार्क्स है या पूरे अंक हैं, इसके जगह पे आप 100 ला दीजिए, जो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी वो प्रतिशत की वैल्यू होगी। चलिए आइए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसके पास कितने मार्क्स थे, 36 और इसके पास कितने थे, 56। सही है। अब देखिए इसके 60 में से 36 आए हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूं, इसके कितने हैं, 60 में से 36, 60 में से इसके 36 नंबर आए हैं और इसके 80 में से कितने आए हैं, 56 नंबर आए हैं। आई बात समझ में। अभी हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे इसके 100 में कितने आएंगे और इसके 100 में कितने आएंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 10 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6, 10 गुने 6 60 और 6 गुने 6 36, यानी 100 बराबर आपका क्या होगा, 60 हो गया। अब इसको देखते हैं ये कितना हो जाएगा, यहाँ 10 बराबर क्या होगा, ये 8 7 56 यानी 7 और 100 बराबर क्या होगा आपका 70। तो यहाँ देख पा रहे होंगे ये 100 में निकाली गई वैल्यू है, यानी एग्जाम 100 नंबर का होता तो इसके 60 नंबर आते और इसका 100 नंबर का होता तो 70 नंबर आते। यानी जो वैल्यू 100 में निकाली जाती है उससे ही तो हम लोग प्रतिशत कहते हैं, यानी परसेंट। तो आप देख पा रहे होंगे ए ने 60% नंबर लाए हैं और बी ने 70% नंबर लाए हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अभी भी बी ने ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्रतिशत की जरूरत क्या है। वैसे प्रतिशत ना भी रहे तो मैथमेटिक्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर ये कुछ एप्लीकेशंस और तरीके हैं प्रतिशत के कि आखिर इसे यूज में क्यों लाया जाता है। इसे अगर आप समझ गए होंगे तो मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। आइए अब हम लोग सीखेंगे किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए और किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए। तो देखते हैं, पहले हम किसी भिन्न को देख लेते हैं। जैसे 3/4 ये आपका एक फ्रैक्शन हुआ। एक और ले लीजिए 4/5। अब इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। भिन्न जरूरी नहीं है, किसी भी संख्या को, जैसे आपने 3 लिख लिया, इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें 100 से कर देंगे गुना। कितना हो जाएगा आपका 75%। आइए इसे देखते हैं, इसमें भी 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80%। चलिए अब इसे देखते हैं, इसमें 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300%। अभी आप ये समझें कि किसी भी भिन्न को या किसी भी प्राकृतिक संख्या को या किसी भी संख्या को अगर आपको भिन्न में बदलना, प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करें, सीधे 100 से गुना कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए एक और चीज़ देखते हैं। अगर आपको प्रतिशत को बदलना हो किसमें, भिन्न में या फिर फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। जैसे आपका कोई दिया है 60%, इसे आपको बदलना है किसमें, भिन्न में। या फिर एक और ले ले आप, 40% आपका दिया हुआ है या 25% दिया हुआ है, तो क्या किया जाएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे आपने अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया, तो अब प्रतिशत को अंक में बदलने के लिए इस 100 से इधर भागा दे देंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन वाली या फिर इंटीजर वाली, पूर्णांक वाली। चलिए क्या करेंगे अभी हम, इसमें हम 100 से भागा दे लेंगे, यानी 60/100 बराबर कितना हो जाएगा 3/5।
हो गया 60% की वैल्यू 3/5। आइए और देखते हैं 40% को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 40/100 इक्वल टू 2/5। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। 25% को अगर हमें बदलना है क्या करेंगे, 25/100 बराबर 1/4। आगे बात समझ में। चलिए आइए अब हम लोग प्रतिशत का एक बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट समझेंगे जो आपको हर जगह यूज में आएगा और प्रश्न सॉल्व करने में काफ़ी सहायता भी करेगा। तो चलिए देखते हैं। एक ये रूल है प्रतिशत का कि आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो उसे आप 100% मान कर चलिए। कोई भी चीज़ हो आप उसे 100% मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है तो आप इसे लिख लीजिए एक, पूरा पूरा एक है। या फिर इसे लिख सकते हैं आप ये 100% है, यानी अपने आप में पूर्ण है। इसे एक लिखिए क्योंकि ये पूरा है, या फिर इसे आप 100% लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे। तो अब ये बताइए इस भाग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसे आप 1 से 1/2 लिखिए या 100 से 50% लिखिए, एक ही बात है। अभी हम क्या करेंगे, इसको और आधा करेंगे। जैसे इस पार्ट को आप देख लीजिए, ठीक, ये रहा। ये क्या है, ये इस आधे का भी आधा है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी 50 का और आधा यानी 25%, 1/4 यानी 25%। अब हम इसको फिर से आधा कर दें, यानी सिर्फ हम लोग इस पार्ट की बात करें, इसकी बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या है, इसका और आधा है, यानी 1/8 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, जब इधर हमने आधा किया तो इसको और आधा करेंगे, यानी 25 का आधा कितना होगा, 12.5%। आई बात समझ में। अभी हम चाहें तो इसको और भी आधा कर सकते हैं, यानी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1/16 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1/16 की वैल्यू कितनी होगी, 6.1/4%। आई बात समझ में। अभी हम लोग देखते हैं यही चीज़ एक और तरीके से देखते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये हो गई एक पूरी वस्तु, इसे हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। हर एक पार्ट कितना होगा, 1/3, 1/3 और 1/3। तो ये जो 1/3 है इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करें, आप सीधे 100 से गुणा कर लें। तो इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा आपका, 33.1/3 आएगा आपका, ये हुआ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके इस पार्ट को चाहे तो और भी आधा कर सकते हैं, यानी हम 1/6 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इधर हमने 2 से भाग दिया, इधर भी दे लेंगे, कितना होगा, 16.2/3। ठीक, ये रहा आपका। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको और भी आधा कर सकते हैं, यानी 1/12 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 1/12 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 8.1/3। हाँ सही है, 8.1/3, क्योंकि इसका आधा करेंगे, 16 का आधा 8 और 2/3 का आधा 1/3। तो ये हुआ आपका तरीका। वैसे ये जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत सारी हैं, जैसे आप इसका मान भी लिख सकते हैं, जैसे कितना, 3/4। 3/4 आपका कितना होता है, 75%। 1/4 आपका, ऐसे देख लीजिए ना, आप इसको भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, जैसे 1/4 में लिखा होगा, 1/4 बराबर कितना, 25%। तो 3/4 कितना होगा, आप खुद देख लीजिए, 25 × 3 यानी 75%। वैसे मैं आपको यहाँ से देख कर तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी कि 3/4 का वैल्यू सीधे 75% होता है। कोई पूछे आपका जैसे 2/5 का वैल्यू क्या होगा, 2/5 का, तो आपको ये नहीं करना है कि मैंने 100 से गुना किया फिर 20 दूनी के 40, नहीं, 2/5 का वैल्यू आपको एक्यूरेट 40% हमेशा याद होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे वैल्यूज हैं, जैसे
एक और है, आप कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखते हैं 1/9। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11.1/9%। वैसे ही आपको ये लिखना होगा 1/11% की वैल्यू कितनी होती है? 9.1/11%। ठीक, तो इसकी बहुत सारी वैल्यूज हैं जिसको आपको याद करना होगा। और क्या होता है, कभी कभी आपको ये भी पूछ देगा, जैसे ये है आपका 33.1/3%, कभी कभी ये ऐसे आ सकता है 33.33%, ऐसे भी आ जाएगा। ये होगा आपका 16.2/7, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 16.66, इस पर रेकरिंग, या फिर 667, कुछ भी लिख सकता है। 6 भी रहेगा तो चलेगा, 7 भी रहेगा तो चलेगा। इसको आप क्या लिख लेंगे, 8.1/3 को 8.33%। तो आपको ये सारी वैल्यूज याद करनी होंगी, कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा, और बनाते बनाते आपके हैबिट में भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ तक परसेंटेज में इतनी ही चीज़ें थी। मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इसके एप्लीकेशंस, किस तरह से इसको यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। आइए, हमने जितने अभी तक कंसेप्ट सीखे उनके आधार पर इन 4 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है 50 का 40% आपको निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पहले से पता है का जगह क्या होता है, गुना, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100। यानी लिख लेंगे हम लोग 50 का के जगह पे गुना, 40 को वहीं रखेंगे, और प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। जहाँ भी प्रति आ जाए वो 1 के बटे में चला जाता है। यानी आप प्रतिशत को कैसे लिख सकते हैं, 1/100, यही तो होता है आपका प्रति 100, यही चीज़ होती है 1/100। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही लिखा जाता है, इस चीज़ को ऐसे ही लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, या फिर हर कोई कैसे लिखता है, 40/100 तुरंत लिख लेगा। ये चीज़ बिल्कुल सही है, पर आप इससे बहुत ज़्यादा अवगत है, आपको प्रैक्टिस में है, तो आप ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन जब आप शुरू पढ़ रहे हैं, जैसे आप प्रतिशत नया पढ़ रहे होंगे, तो आप इसे तोड़ कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 50 को 50 लिख लिया, का के जगह पे गुना, 40 को वैसे ही लिख लिया, और प्रतिशत को 1/100 लिख लिया हमने। ये चीज़ आपके समझने के लिए ईजी होगी। वैसे आप चाहते तो सीधे यहाँ 40/100 भी लिख सकते थे, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसे अब सॉल्व करेंगे। क्या होगा यहाँ पर, ये 2 0 कट जाएंगे, तो क्या आपका हो जाएगा 5 × 4 यानी 20। यानी 50 का 40% आपका कितना होगा, 20 होगा। आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि किसी संख्या का, या फिर किस संख्या का 52% 182 होगा। तो जैसा मैंने ऊपर बताया, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हमें नहीं पता है संख्या, 52 लिख लीजिए। प्रतिशत के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1/100, यानी इसके नीचे कितना हो जाएगा 100, और बराबर में 182। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 182 गुना 100/52 कर लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इसको कटाएंगे। जैसे 182 को 13 बार में कटाएंगे तो कितना होगा, 14 होगा, गुना 100, और 13 चौका 52 4, यानी 25 गुने 14 गुने कितना होगा, 25 होगा। ठीक, यानी 250 जोड़ 100 कितना हो जाएगा आपका, 350 हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर। यानी 350 का अगर आप 52% निकालेंगे तो 182 आएगा। तो ये इसमें आपने क्या किया, इसको x मानकर चले हैं, तो आपका आंसर आया है। आप थोड़ा लंबा गए हैं। खैर, ये अगर समझ में आ गया होगा आपको, तो मैं इसी क्वेश्चन को एक छोटे तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक बात समझिए, मैंने आपको बताया था कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पीछे लिखा भी था, शायद आपको याद होगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, मैं इस 52% को अगर 100% बना लेता हूँ तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैं इसे 100% बना लूँ तो उसकी वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। और किसी संख्या में अगर आप 1 से गुना करते हैं तो वो तो वही रह जाएगा, कुछ चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ 100 बना लेंगे, जो यहाँ हमारा वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि किसी संख्या में आप 1 से गुना करेंगे तो उसकी वैल्यू बदलती नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे 52% बराबर आपका क्या है, 182। दोनों तरफ 13 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 4% बराबर 14। इधर 25 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100% बराबर
कितना होगा यहाँ पे 350। तो ये आपका निकल गया क्या, इसका 100% बराबर 350, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका गुना 1 बराबर 350, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 350 हो गई आपकी। आपका आंसर तो यहीं पर आ चुका था, यही था आपका आंसर 350। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 540 का 75%, चलिए लिखते हैं 540 का के जगह पर गुना, और 75% की वैल्यू मैंने आपको लिखाई होगी 3/4, लिख लेते हैं इसे 3/4, का के जगह फिर गुना, इसे क्या हम लोग करेंगे फ्रैक्शन में बदल लेंगे 7/5। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसे 2/3 वैसे ही छोड़ देते हैं। चलिए आ गई बात समझ में। अभी हम क्या करेंगे, इस 3 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इसे ऐसे 2 बार में कर लेते हैं। हमें कितना आ गया हमारे पास 540 गुने 7/2। तो अभी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 500 का आधा कितना होगा 250, और 20 कितना हो जाएगा 270, और गुने 7 इसको आप निकाल 270 गुने 7। ठीक, इसे आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा। अभी देखते हैं इसको, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखिए और कुछ अच्छी बात आपको समझ में आएगी। जैसे 530 का हमें कितना निकालना है 20.3%। इसे और कैसे लिखा जा सकता है, 20 जोड़ 0.3 आप लिख सकते हैं, 20 जोड़ 0.3 तो आप लिख ही सकते हैं इसे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हम इसे क्या कर सकते हैं, 530 गुना 20 प्लस 3/10% भी लिखा जा सकता है, हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये प्रतिशत में दो चीजें हमें मिल गई, यानी एक बार 20% निकालना है और जोड़ में 3/10% निकालना है। देखते हैं कैसे होगा। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी सीधे इसका 1/5 कर लेंगे, कितना आएगा 106 जोड़। अभी हमारे पास 3/10% रह गया, क्या करेंगे, इसका 3/10% निकालेंगे, यानी यहाँ से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे में 100 रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास प्रतिशत है। इसका आप गुना कर लीजिए 3 के साथ, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अभी आपके पास क्या है 100 है, इसमें 100 से आप भागा दीजिएगा, 1.59 आपका आ जाएगा। इसे जोड़ लीजिएगा, आपका 107.59 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका आंसर। तो जहाँ कहीं आपको ऐसी चीज़ दी गई जिसे तोड़कर कैलकुलेट करना आसान हो तो आप उसे तोड़ लीजिए। अगर आप इसे नहीं तोड़ते तो आपको बहुत ही लंबा गुना करना पड़ता, 530 गुने 203, तब आप करते 1000 से भाग, क्योंकि एक दशमलव भी है। आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए, हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 2 और नए प्रश्न हैं, आइए इन्हें हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि भिन्न के अंश में 200% तथा हर में 400% बढ़ाने से नया भिन्न का मान 21/20 हो जाता है। तो पुराना भिन्न क्या था ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। अगर किसी भिन्न के अंश में 200% बढ़ाया जाए तो क्या होगा। पहले तो वो भिन्न का अंश जो भी हो वो खुद का 100% होगा, और उसमें अभी अब आप और 200% बढ़ाने जा रहे हैं, यानी टोटल कितना हो जाएगा 300%। यानी अंश में कितना बढ़ जाएगा, अंश में वृद्धि कितनी होगी 200 प्लस 100 इक्वल टू 300%। अंश टोटल कितना हो जाएगा 300%, और अब हर कितना हो जाएगा, हर हो जाएगा हमारा 400 प्लस 100 इक्वल टू 500%। अभी आप ये कंफ्यूज ना करें कि ये 100 कहाँ से आया। पहले तो आपका कोई भिन्न दिया होगा, मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ x/y। x/y मान लीजिए कोई भिन्न है, तो ये x जो है वो पहले से अपने आप का 100% है ना, उसमें हम लोग 200% बढ़ाने जा रहे हैं, तो टोटल 300% का इंक्रीजमेंट होगा ना। अब यहाँ y जो है हर, ये भी पहले से अपने का 100 है, तो उसमें आप 400 बढ़ाने जा रहे हैं।
जैसे आपको बोला जा रहा है कि आप 400% बढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि वो पहले से भी तो कुछ होगा, जीरो थोड़ी ना था। तो जो था आपने मान लिया 100 था, उसमें आप जाकर बढ़ा रहे हैं कितना, 400%, टोटल 500% होगा। मैंने आपको बताया था परसेंट को आप डिजिट में भी, सॉरी नंबर्स में भी बदल सकते हैं। जैसे 300% को क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और 500 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। यानी कि आपका अंश 3 गुना होगा और आपका हर 5 गुना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मैंने यहाँ लिख दिया तो इसी को मान लेते हैं कि यही हमारा भिन्न है। अंश 3 गुना होने जा रहा है और हर 5 गुना होने जा रहा है। अंश में 3 से गुना कर लेते हैं और हर में 5 से गुना कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपका नया भिन्न क्या हो जाएगा, 21/20 हो गया। आइए कटा लेते हैं। 3 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, और 5 से 4 बार में, मतलब 7/4। आपके x बाई y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4, जिसे आप लिख सकते हैं 1/3/4। ये रहा आपका भिन्न। बात समझ में आ गई होगी आपको कि 100 में हमने ये क्यों जोड़ा। आइए अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना परसेंट होगा। हमें बताना है कि 1 मिनट और 10% जो है वो आधे घंटे का कितना प्रतिशत है। तो जब किसी के साथ दो ही चीज़ें होंगी जिसको कंपेयर करना हो और जिसके साथ का लगा होगा ना, जैसे आधे घंटे का, तो इसे हम लोग नीचे रखते हैं और जो बाकी बच गया उसको ऊपर रखते हैं। जैसे ये आधा घंटा लिखा हुआ है और ये 1 मिनट 10 सेकेंड लिखा हुआ है, तो 1 मिनट 10 सेकेंड को हम क्या करेंगे, पहले मिनट में बदल लेंगे और इसको भी मिनट में बदल लेंगे, या तो फिर दोनों को सेकेंड में बदल लीजिए या तो फिर दोनों को घंटे में बदल लीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ मिनट में बदलना थोड़ा आसान होगा तो मैं इसे मिनट में ही बदलूंगा। जैसे आधे घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 30 मिनट हो गया। अब ये जो हमारा बच गया 1 मिनट 10 सेकेंड, इसमें कितना मिनट होगा, 1 मिनट तो ऑलरेडी दिया हुआ है और 10 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 10/60 से भाग दे देंगे। कितना हुआ हमारा 1/1/6। इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 7/6 मिनट। अब ये बताना है कि 30 मिनट का 7/6 मिनट कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग, 30 को रखेंगे नीचे, 7/6 को रखेंगे ऊपर और टोटल में किससे गुना करेंगे हम लोग, 100 से। ऐसे आपका प्रतिशत निकल जाएगा। आइए देखते हैं कितना होगा हमारा, 700/180 कर लीजिए, यानी 70/18 कहिए या 9/35 कर लीजिए। ये हुआ आपका आंसर, 35/9% होगा आपका आंसर हो गया। आइए आपने ये सीख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नए नए तरह के प्रश्नों को देखेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम एक नए कंसेप्ट को समझते हैं। इस प्रश्न की सहायता से हम लोग देखेंगे कि हमारा नया कंसेप्ट क्या है। तो ये प्रश्न ये है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि किसकी आय अधिक है। बी की आय अधिक है किससे, सॉरी ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी अधिक किसकी है, ए की आय। ए की आय ज़्यादा है कंपेरेटिव टू बी, बी के कंपैरिजन में ए की आय ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, पहले बी की आय देख लेते हैं क्या होगा। बी की आय मान लेते हैं 100 है, बी की आय मान लेते हैं 100 है और ए की आय बी से 20% अधिक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 100 + 20 यानी 120 हो गया। बी की आय हमने मानी थी 100 है और ए चूंकि 20% ज़्यादा है इसलिए ए की आय 100 + 20 यानी 120। चलिए अभी आपको ये पता लगाना है कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, सॉरी यहाँ छूट गया है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए सीधे कितने प्रतिशत कम है, बताइए 20% कम है। किसकी तुलना में कम है, ए की तुलना में, ठीक। तो ए की तुलना में कम है यानी आप ए से कंपेयर करने जा रहे हैं तो इसको कहाँ रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, यानी
आप क्या करेंगे, अब 120 को रखेंगे नीचे, और किसके बारे में पूछ रहा है, इस 20% के बारे में पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, रखेंगे ऊपर और गुना कर देंगे किससे, 100 से। कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 6, ठीक। अब क्या हो गया आपका 100/6, 100/6 में आप 100 से गुना करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 16, 2 और 3, सॉरी हाँ ठीक है। यानी कि आपका जो ए की आय है बी से 20% अधिक है, और जो बी की आय है ए से 16.2/3% कम है। बात आ गई आपके समझ में। ठीक इसी कंसेप्ट पर हम लोग इसको भी हल करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ए की आय बी से 20% कम है, किससे, बी से 20% कम है ना, तो बी कितना हो जाएगा हमारा 100, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 20% कम यानी कि 80। अब पूछ रहा है कि ये बताइए कि जो B है A से कितना ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो ऐसे आपको दिख रहा होगा कि इससे कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, इससे 20 ज़्यादा है, किससे, A से। तो हम इससे कंपेयर करने जा रहे हैं, तो हम रखेंगे किसको नीचे, 80 को, 20 को ऊपर, गुना 100, 20 चौके 80 और 25 चौका 100 यानी 25%। इसका मतलब ये हुआ कि ए की आय बी से 20% कम है और बी की आय ए से 25% अधिक है। ठीक है, समझ में आ गया आपको दोनों क्वेश्चन। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए अब हम एक नए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की पुनः 10% की वृद्धि करने से कुल वृद्धि कितनी होगी। तो बहुत सारे लड़के गलती क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की, तो वो क्या करते हैं 20% और प्लस 10% यानी टोटल वृद्धि 30%। ये जो चीज़ है बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है, आइए देखते हैं क्यों। मान लीजिए वस्तु के पहले का मूल्य 100 था, सही है। अभी क्या हो रहा है, आपका 20% का वृद्धि होने वाला है, लिख लीजिए प्लस में 20% वृद्धि, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब ये बताइए कि फिर हम इस पे 10% बढ़ाने जाएंगे तो क्या ये कभी 130 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 10% लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, यानी प्रति 100 पर 10 की वृद्धि हो रही है। यहाँ तो 100 नहीं है ना, यहाँ 20% सीधे 120 से सीधे 100 से 20% ने 120 कर दिया। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ही था कि ये जो 20 बढ़ने वाला है ये 100 पे बढ़ने वाला है। 20 का इंक्रीजमेंट 100 पे होने वाला था और हमने 100 माना था, इसलिए कितना लिख दिया 120। अगली बार बोल रहा है कि ये जो 10% का इंक्रीजमेंट होगा ये फिर 100 पर होगा, 120 पर नहीं। तो 130 कभी नहीं होगा। देखते हैं कैसे। 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 100 प्लस 20 लिख सकते हैं। अब आपके 100 पर तो 10% की वृद्धि होने वाली है, ये तो सिंपल सी बात है। यानी 100 पे आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, आपका 100 110 हो जाएगा। क्लियर है। अब बात रही 20 में कितनी वृद्धि होगी। तो जब 100 में 10 की वृद्धि हो रही है तो 20 में कितना होगा, आप खुद बताइए। दोनों तरफ 5 से भाग दे लेंगे। देख लीजिए, जब 100 में 10 की वृद्धि हो रही है तो सवाल ये है 20 में कितने की होगी। तो दोनों तरफ 5 से भागा देते हैं, कितना हो जाएगा 20 25 100 और यहाँ हो जाएगा आपका 2। यानी 20 में 2 की ही वृद्धि होगी ना, यानी 20 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 हो जाएगा। अब टोटल करके देखिए कितना आएगा आपका 1 3 2, यानी आपकी टोटल वृद्धि 132, टोटल आपका 132 हुआ। इसका मतलब आपकी वृद्धि कितनी हुई, आपकी वृद्धि कितनी हुई, सिर्फ 32 हुई। कैसे, शुरू में अमाउंट आपका 100 था और बढ़कर 132 हुआ, इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई 32 हुई। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 30% कभी नहीं होगा। ये तो आपका कंसेप्चुअल बात थी जिसे मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया। आप एग्जाम में जाएं तो इसे ऐसे नहीं बनाएंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, a + b + a × b /
100। ये आपका फॉर्मूला है। और इसे अप्लाई करने का तरीका ये है कि ये जो ए बी जो लिखा हुआ है ना, ये अपने साइन कन्वेंशन के साथ लिखे जाते हैं। जैसे अगर 20% हानि होता तो हम माइनस का चिन्ह लेते, अगर लाभ होता तो किसका चिन्ह लेते, प्लस का चिन्ह लेते। अब मैं हानि लाभ बोलूं या फिर वृद्धि और कमी बोलूं, कमी होता तो माइनस लेते और वृद्धि होता तो प्लस लेते, हानि होता तो माइनस लेते और लाभ होता तो प्लस लेते, सेम बात है। आइए इस पर हम लोग इस प्रश्न को बना के देखते हैं। जैसे क्या है, 20% की वृद्धि है और फिर 10% की वृद्धि है, तो वृद्धि के लिए प्लस का साइन 20, फिर वृद्धि है तो फिर प्लस का साइन 10, ये प्लस, वहाँ पर फिर से प्लस 20 और फिर से गुना में प्लस 10, गुना प्लस 10 और बटा में 100। ये कितना होगा, 20 और 10 30 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 बच गए यहाँ प्लस 2, कितना हो गया आपका 32%। पहले भी आया था आपका 32%, अभी भी आया आपका 32%। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ ट्रिक याद रखना जरूरी नहीं है, आप इसे भूल सकते हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे, कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक भी तो आखिर कंसेप्ट से ही आया है, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आइए देखते हैं अपना नया क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कमी और वृद्धि एक साथ हो और फिर कमी और कमी एक साथ हो तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। जैसे एक बार मान लीजिए 20% की वृद्धि हुई और दूसरे बार में 10% की कमी हो गई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग 20 प्लस का साइन है, देना जरूरी नहीं है, जोड़ में माइनस का साइन है, देना जरूरी है, माइनस 10। यहाँ पे क्या होगा प्लस, ऊपर में 20 प्लस का साइन देना जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाई में माइनस 10 लिखना जरूरी है, नीचे लिखेंगे हम लोग 100। अब देखिए 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, ये प्लस है ना और इसके साथ क्या आने वाला है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस आपका। ऊपर कितना हो गया, कट के बचेगा 2, यानी 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 10 में से जो जाएगा आपका 8 होगा। ठीक, यानी कि केवल 8% की वृद्धि दिखेगी। यहाँ का जो साइन होता है ना वो वृद्धि बताता है। कहने का मतलब किसी वस्तु के दाम में अगर आप 20% की पहले वृद्धि करते हैं, किसी वस्तु की कीमत में आपने पहले 20% की वृद्धि की, फिर उसमें 10% की कमी कर दी, फिर भी आपको 8% की वृद्धि दिखेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि 20 और माइनस 10 बराबर 10% की वृद्धि, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपके बनाने का तरीका ये होगा और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। आइए देखते हैं अगर ये दोनों कमी हो जाए तो क्या होगा। अगर दोनों ही कमी हो तो क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही लिखेंगे -20 प्लस का साइन, -10 प्लस का साइन, -20 गुना में -10 और बटा में क्या होगा आपका 100 हो गया। -20 और -10 कितना होगा -30 हो गया। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कितना होगा 2 हो गया। कितना हो जाएगा आपका -30 और 2 कितना होगा आपका -28। इससे आपको क्या पता चलता है कि 28% की कमी होने वाली है। ये मत कीजिएगा कि सीधे 20 और 10 30% की कमी, बिल्कुल गलत है। ये होगा आपके बनाने का सही तरीका। चलिए ये बात समझ में आ गई तो इसे नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अपना एक नया प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अगर आप किसी भी बुक से प्रश्न को बना रहे होंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर मिला होगा जिसमें ये वाली लाइन मेंशन नहीं होगी, यानी आपको सीधा लिखा गया होगा कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ये दरअसल कोई बात नहीं है, ये आपको उलझाने के लिए प्रश्न होता है। अच्छी तरह से देखा जाए ना तो ये प्रश्न इस लाइन के बिना ये प्रश्न अधूरा है और गलत भी है। पता नहीं क्यों बच्चों को ये दिया जाता है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। मतलब आप कौन सा लॉजिक लगाएंगे, क्यों इसको बनाएंगे।
अगर आपके पास ये जो मेन चीज़ है ये प्रश्न में लिखा ही नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न की कोई वैल्यू है। एक ट्रेंड होता है जो एग्जाम वालों ने पकड़ लिया है, वरना इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हम लोग पहले इस लाइन पर फोकस करेंगे कि खर्च को समान बनाए रखने के लिए मैं आपको लिखकर समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कोई परिवार था, वो जब राशन खरीदता था तो उसे चीनी 100 रुपये पर केजी पड़ती थी, यानी 100 रुपये पर केजी। ठीक, एक दिन अचानक क्या हुआ, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी चीनी हो गया 120 रुपये पर केजी। ठीक, 100 से कितना हो गया, 120 रुपये पर केजी। और परिवार की क्षमता है कि वो सिर्फ 100 रुपये ही खर्च कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसे अब क्या करना होगा, कम चीनी खानी होगी। तो ये क्वेश्चन यही बात कह रहा है कि आखिर कितने प्रतिशत कम चीनी खानी पड़ेगी उसे, बात यही है। देखते हैं, उसे तो अब 100 रुपये की ही चीनी खानी है, तो 120 रुपये की अभी कितनी मिल रही है, 1 केजी मिल रहा है। ठीक है, तब ये बताइए मुझे कि 20 रुपये की कितनी मिलेगी। दोनों तरफ 6 से भाग दे लेते हैं। तो देखिए अभी क्या होगा, उसे जो इतनी चीनी है 1/6 केजी जो चीनी है उसे कम खाना होगा। 1/6 ही क्यों, क्योंकि इस 120 रुपये में ये जो बढ़ा हुआ 20 है, ये 20 रुपया जो है वही तो उसकी परेशानी है, वही उसके पास नहीं है देने के लिए। इसलिए वो क्या करेगा, सोचेगा कि मैं कैसे 20 रुपये को निकालूं, सिर्फ 100 रुपये की चीनी लूँ। ठीक, तभी देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा। उसे चीनी कितनी खानी पड़ रही है, 1 - 1/6। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें क्या पता करना है कि कितनी कमी करनी होगी उसकी चीनी में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कितना चीनी कम करना है, 1/6 केजी। तो लिखेंगे हम लोग 1/6। 1/6 किस में से कम करना है उसे, 1 केजी चीनी में से कम करना है, क्योंकि 1 केजी पहले खाता था, अब 1 केजी से 1/6 केजी वो कम खाने वाला है। यानी नीचे लिखेंगे 1 और टोटल में गुना हो कितने से, 100 से। तो क्या हो जाएगा आपका 100/6। अब देखिए 100/6 के बराबर क्या होगा, 16.2/3 हो गया। यानी अब इतने % उसे चीनी कम खानी होगी, तब जाकर उसका जो बजट है वो गड़बड़ नहीं होगा। यानी खर्च पहले जितना था अब भी उतना ही हो रहा है। पहले भी 100 रुपये खर्च करता था चीनी पर, और आज भी वो इतना अगर चीनी कम करे तो 100 रुपये ही खर्च करेगा। ये प्रश्न ये कह रहा था। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ, ये तो आपको प्रश्न समझाने के लिए था। चलिए देखते हैं, आइए। से चीनी की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है, 20% की। तो हम क्या करेंगे, 100 + 20 नीचे रख लेंगे। कम कितना करना है, यही 20 ना, फिर तो 100 पे आएंगे आप, तो यहीं ऊपर में 20 लिख लीजिए और गुना 100 कर लीजिए आप। कितना हो जाएगा, 20/120 गुना 100, यहाँ हो जाए कटेगा तो 6, फिर आपका आएगा 16.2/3%। पिछला तरीका इसलिए मैंने बताया ताकि आप इस प्रश्न को समझे कि ये कहना क्या चाहता है, और इस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करें। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इसके थोड़े डाटा को चेंज करते हैं और इसे एक नया तरह का प्रश्न बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कीमत में 20% की वृद्धि लिखी हुई है ना, तो इसे आप कर लीजिए कमी, 20% की कमी मान लीजिए। कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, चलिए इसे अब हम वृद्धि कर लेते हैं। क्वेश्चन बदल गया, यानी अब प्रश्न ये हो गया कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो ये बात तो क्लियर है कि अब चीनी का दाम कम हो गया है तो परिवार चीनी ज़्यादा खाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। वही चीज़ देखेंगे, पहले 100 रुपये में वो कितना लाता था, 1 केजी लाता था, पर केजी था। अभी कितना हो गया, 20% की कमी हो गई है ना उसके पास,
चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई है, यानी अब वो 80 रुपये में ही 1 केजी लेकर आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वो 80 में ही 1 केजी लेकर आ जा रहा है, उसे कितने पैसे खर्च करने हैं, 100 रुपये खर्च करने हैं, क्योंकि शुरू से ही वो 100 रुपये कर रहा है। हमें कितने की और ज़रूरत है, 20 की ज़रूरत है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे लेंगे, हमारा आ जाएगा 20, यानी कि 1/4। इसका मतलब अब वो जो परिवार है वो 1/4 केजी चीनी अधिक खाएगा। पहले 1 खाता था, अब 1/4 अधिक खाएगा। पहले वाला नीचे लिख लेते हैं, कितना, 1, और ऊपर कितना लिखेंगे हम, 1/4। टोटल में गुना कितने से होगा, 100 से। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, आपको सीधे लिखा जाएगा 100/4। इसको हटाइए, कितना हो जाएगा आपका, 25% आंसर। यानी अब परिवार 25% ज़्यादा चीनी खा सकता है, जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए मैं इसे आपको ट्रिक की सहायता से ही बता देता हूँ। देख लेते हैं ट्रिक से कैसे बनेगा ये। 100 था, कितनी कमी हो गई, 20 की। पूर्ति कितनी करनी है, उसी 20 की, गुना 100, यानी 20/80 गुना 100 = 25%। आखिर में आंसर वही आना है। ये रहा आपका शॉर्ट तरीका। मेरे ख्याल से आप प्रश्न भी समझ गए क्या कह रहा है, और इसके बनाने का तरीका भी समझ गए होंगे। चलिए अब 1-2 और नए प्रश्न देख लेते हैं।